में काम का बताया था कि पीपीसी कर्व जनरली क्या होता है, कनकेव, क्योंकि तुम्हारा जो मार्जिन एमआरटी का लाइन है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको बोलते हैं, या जिसको सेक्रीफाइसिंग स्पीड भी बोलते हैं, वो तुम्हारा इंक्रीज होता है, तब डायग्राम कनकेव होता है। अब यहाँ पूछा है अगर पीपीसी कर्व स्ट्रेट लाइन कब हो सकता है, मतलब पीपीसी कर्व कब ऐसा हो सकता है, एग्जैक्टली ये जब तुम्हारा रेट ऑफ सेक्रीफाइस या एमआरटी या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट हो, ठीक है। और आखिरी बात, पीपीसी कर्व कब कन्वेक्स हो सकता है, कब ऐसा हो सकता है, जब तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग स्पीड डिक्रीज हो। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पीपीसी कर्व ना एक इम्पॉर्टेंट चीज दिखाने जा रहा है। मान लो ये मेरा बजट लाइन है, ये मेरा बजट का लाइन है, मेरा पीपीसी कर्व जो है ना वो इसी के अंदर ही होगा, इसके बाहर कभी नहीं हो सकता। अरे तुम्हारे पास जितना रुपया तुम उतने रुपए का ना रॉ मटेरियल ला सकते हो, उससे ज्यादा रुपया का तो या कम रुपया का ज्यादा का तो रॉ मटेरियल ला नहीं पाओगे ना। तो इसीलिए बोला है कि जो बहुत सारे पीपीसी कर्व क्या है, पीपीसी कर्व ये है कि सर बहुत सारा कॉम्बिनेशन, कि अगर हम 5 पेन बनाए तो हम 10 टूथब्रश बना सकते हैं। अब अगर हम पेन को कम कर दें तो मेरा टूथब्रश बढ़ जाएगा, यही तो है पीपीसी कर्व। तो दो अलग अलग आइटम का जो कॉम्बिनेशन है वो पीपीसी कर्व है। तुम्हारा ये पीपीसी कर्व अगर है, तुम्हारा कभी भी कॉम्बिनेशन ये नहीं बन सकता, है ना। बियॉन्ड ये वाला जो पॉइंट हम ड्रॉ कर रहे हैं पीपीसी कर्व के बाहर जाके नहीं हो सकता। ये बात सेकेंड पॉइंट बोला, ऑल द कॉम्बिनेशंस व्हिच लाइज इन पीपीसी कर्व आर पॉसिबल कॉम्बिनेशन। उसके बियॉन्ड जो भी है वो इम्पॉसिबल है बनाना, क्योंकि उसके लिए जितना रॉ मटेरियल टेक्नोलॉजी है तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब मेरा एक बात आता है, पीपीसी कर्व तो ये है, क्या मेरा पीपीसी कर्व ऐसा हो सकता है मतलब कम, या मेरा पीपीसी कर्व बढ़ सकता है या नहीं ज़्यादा। ये प्रोडक्ट एक्स, ये प्रोडक्ट वाई। मेरा दोबारा एक चीज देखना, हम ठीक से ड्रॉ कर रहे हैं। ये मेरा नॉर्मल पीपीसी कर्व है, इसको हम बोल रहे हैं एक बार 10 यूनिट ऑफ एक्स और 5 यूनिट ऑफ वाई अगर हम बना रहे हैं, ठीक है। क्या मेरा पीपीसी कर्व ये हो सकता है मतलब 5 से बढ़ के 15, या फिर ये 5 से घट के 3 या 2, मतलब x के लिए सेम ही है, x उतना ही बन रहा है, लेकिन जो y है ना y वो 5 की जगह 15 या 5 की जगह 3 बन रहा है, ऐसा हो सकता है। हाँ हो सकता है। अब बहुत बड़ा बात सुनने जाना, पीपीसी कर्व है ना 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज अवेलेबल, रिसोर्स या इनपुट अवेलेबल, ठीक है। और दूसरा चीज जो डिपेंड करता है वो है टेक्नोलॉजी, मतलब मशीन एक तरीके से। तो अगर रिसोर्स तो उतना ही है, लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ गया वाई बनाने का, या टेक्नोलॉजी घट गया वाई बनाने का, तो ये हो सकता है। वैसे ही मेरा पीपीसी कर्व फिर तो ये भी हो सकता है सर, ये मेरा अगर नॉर्मल है तो ये बढ़ गया या ये घट गया, मतलब वाई उतना ही बन रहा है, लेकिन x 10 की जगह 15 या 10 की जगह 5 बन गया, क्योंकि सर y के लिए अगर x के लिए अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, रिसोर्स उतना ही अवेलेबल है, लेकिन एक कमोडिटी के लिए अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो तो पीपीसी कर्व जो चेंज होता है उसको बोलते हैं शिफ्ट इन पीपीसी। दोनों आइटम कम बेसी बने ना बेटा, उसको बोलते हैं मूवमेंट इन पीपीसी कर्व। वही डिमांड वाला में पढ़ते थे ना, मूवमेंट इन शिफ्ट, ये वही कहानी है। जब पीपीसी कर्व मेरा ये मेरा 5 यूनिट था, ये मेरा 10 यूनिट था, ये मेरा पीपीसी कर्व था, वही अगर ये बढ़ जाए और ये कम जाए, ये 10 हो जाए, ये 5 हो जाए, तो उसी कर्व पे तो पॉइंट्स बन रहे हैं ना, इसको बोलते हैं मूवमेंट। ये देखो इसी कर्व पे 3 पॉइंट बन रहे हैं, यहाँ से इधर जा रहा है या यहाँ से इधर जा रहा है, इसको बोलते हैं मूवमेंट। सेम कर्व पे जब मूव करें, और ऐसा कब होगा
जब दोनों प्रोडक्ट के लिए टेक्नोलॉजी सेम बदल रहा है या दोनों प्रोडक्ट के लिए रिसोर्सेज सेम बदल रहे हैं। लेकिन जब सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज हो किसी एक प्रोडक्ट का, तो फिर ये जो नया पीपीसी कर्व का लाइन बन जाता है पूरा का पूरा, एक प्रोडक्ट के लिए टेक्नोलॉजी बदल रहा है ना। इसको बोलते हैं शिफ्ट। और अगर दोनों के लिए पूरा नया कर्व बन जाए तो इसका दोनों के लिए टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है या दोनों के लिए रिसोर्सेज घट गए, तो दोनों ही बदल जाए पूरी तरीके से, ये टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज दोनों के कारण हो सकता है। लेकिन जब सिर्फ एक का प्रोडक्शन कम बेसी हो और दूसरा उतना ही रह जाए, वो होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी के कारण। ये मेन बात था हमको पढ़ा, ठीक है। पीपीसी का एक बात एज्यूम करता है कि मनी का सप्लाई जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब मनी का वैल्यू नहीं बदलता। तुम्हारा इनकम कांस्टेंट रह रहा है, सेविंग कांस्टेंट रह रहा है, ये सब बातें वो कांस्टेंट मान के चल रहे हैं पीपीसी का। कैपिटल मार्केट कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज इतना पढ़ने को कुछ नहीं। अब आ जाओ यूनिट 3 के ऊपर, जो कि मेन चैप्टर चालू करता है, डिमांड एंड सप्लाई एंड इट्स इक्विलिब्रियम। बेटा डिमांड में आप क्या क्या चीजें पढ़ते हो, तो सेम चीज आप सप्लाई में पढ़ोगे। पहले वो बात ब्रेन में ट्रैकर बना लो। एक तो डिमांड का डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, एक फैक्टर्स ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में 3 क्वेश्चन पढ़ते हो, डिमांड का लॉ, डिमांड के लॉ का एजम्पशन और डिमांड के लॉ का एक्सेप्शन। और एक पढ़ोगे मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड, जैसे अभी पीपीसी में पढ़े वैसे। तो 1 2 3 4 5 टॉपिक पढ़ते हो। अब टाइप्स ऑफ डिमांड में 2 बात पढ़ते हो, डिमांड का टाइप भी पढ़ोगे और उन दोनों टाइप को प्रेजेंट करने के तरीके पे भी 2 तरीका भी पढ़ोगे। 2 मेथड टू प्रेजेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। तो पहले मीनिंग पे आ जाओ। सब मीनिंग में क्या काम का बात है? सब मीनिंग बोलता है कि अगर प्रोडक्ट का कस्टमर का 2 चीज को अगर एक साथ आए, दोनों चीज जुड़ जाए तो डिमांड होता है। क्या 2 चीज? सर तुम्हारा डिजायर एंड एबिलिटी। डिजायर को यहाँ पे विलिंगनेस भी बोलते हैं और एबिलिटी को परचेजिंग या बाइंग पावर भी बोलते हैं। मेरा गाड़ी खरीदने का मन है लेकिन गाड़ी के लिए पैसा नहीं है, तो डिजायर तो है लेकिन एबिलिटी नहीं है। मेरा गाड़ी खरीदने का एबिलिटी तो है लेकिन वो गाड़ी पसंद नहीं है, तो एबिलिटी तो है लेकिन डिजायर नहीं है। तो जब दोनों एक साथ आए तभी डिमांड है, वरना डिमांड नहीं है, ठीक है। और 2 चीजों को साथ में जोड़ लेना, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो प्राइस और टाइम भी इंपॉर्टेंट है। जिस दाम में बोल रहे हो उस दाम में लेने का मन और ताकत है क्या नहीं। दाम चेंज करके बात मत करो, ये मत बोलो अच्छा तुम 10% डिस्काउंट दो तो हम ले लेंगे, वो बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर एक प्रोडक्ट हम बोल रहे हैं 10 रुपया का है, लेने का मन और ताकत दोनों है 10 रुपया में, तो डिमांड है। तो यानी एट अ पर्टिकुलर प्राइस और एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब अभी। ये मत बोलो अच्छा ठीक है 2 दिन बाद आते हैं। अब भी जिस दाम पे बोल रहे हैं उस दाम पे लेने का मन और ताकत है क्या? इफ यस तो डिमांड है, इफ नो तो डिमांड है, ठीक है। तो डिमांड का डेफिनेशन का 4 काम का बात क्या हो गया सर? विलिंगनेस, परचेजिंग पावर, टाइम एंड प्राइस, ठीक है। अब आता है फैक्टर्स ऑफ डिमांड। ये पहले टाइप्स नहीं पढ़ के पहले फैक्टर्स पढ़ा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा बुक भी वही कर रहा है। तो प्राइस ऑफ गुड्स पहला फैक्टर। तो सर प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी पे क्या असर होगा? डिमांड पे मतलब, अरे डिमांड क्या चीज़ का होता है? प्रोडक्ट के क्वांटिटी का ना। हाँ, तो उसके क्वांटिटी में क्या असर होगा? अगर प्राइस बढ़े गिर जाएगा, वैसे अगर प्राइस गिरे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक बात। दूसरा फैक्टर है सब्स्टिट्यूट गुड्स का दाम। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब इसके बदले में वो चाय के बदले कॉफी, कोल्ड ड्रिंक के बदले जूस,
मशीन के बदले सॉरी मशीन बोले सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट होल्ड करना। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हुआ, ये तुम्हारा पेन के बदले पेंसिल के बदले पेन, कॉफी के बदले चाय, ठीक है, ये सब चीज हुआ तुम्हारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़े, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर बढ़े तो क्या होगा, तुम्हारे प्रोडक्ट का क्वांटिटी का डिमांड बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि कॉफी का दाम बढ़ गया तो लोग चाय पीने लगेंगे। और वही अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का दाम गिर जाए तो तुम्हारे क्वांटिटी का डिमांड बढ़ जाएगा, सॉरी गिर जाएगा, है ना। क्योंकि अगर कॉफी सस्ता हो गया तो चाय लोग कम पियेंगे, कॉफी पीने लग जाएंगे। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट आ गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको बोलते हैं, इसके साथ वो लेना, जैसे कार के साथ पेट्रोल, टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश। उस केस में क्या होगा, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाए तो कार का डिमांड क्या हो जाएगा, कम ना। और वही अगर कार का पेट्रोल का प्राइस गिर जाए तो कार का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम में 3 गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, नॉर्मल गुड्स, ठीक है, नेसेसरी गुड्स और इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर का मतलब खराब क्वालिटी नहीं, इंफीरियर का मतलब होता है थोड़ा कम क्वालिटी। जैसे गाड़ी, टमाटर लेने जाते हो रास्ते में, टमाटर आपको रेडी पे टमाटर का जो गाड़ी है बेच रहा है, टमाटर जो सब्जी वाला, उसके बाद 2 टाइप का टमाटर मिल गया, कि एकदम ताजा है कि थोड़ा पुराना। थोड़ा पुराना मतलब सड़ा हुआ नहीं बोलना चाह रहा, इंफीरियर मतलब सड़ा हुआ या खराब नहीं, थोड़ा पुराना, ठीक है। तो अगर नॉर्मल गुड्स का बात करें तो तुम्हारा अगर इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, कमाओगे ज़्यादा तो ज़्यादा खरीदोगे ना, और इनकम गिरेगा तो डिमांड गिरेगा। लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, अगर मेरा कमाई कम होने लगे तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि मेरा पैसा कम है तो हमको वही थोड़ा पुराना वाला लेके काम चलाना पड़ेगा। हम जाएंगे सब्जी लेने, वो बोलेगा 30 रुपये किलो टमाटर एकदम ताज़ा वाला, और थोड़ा कम ताज़ा वाला 22 रुपये किलो है। हम बोलेंगे ठीक है भाई 22 रुपये दे दे, खाने लायक तो है, ख़राब है नहीं, बोले नहीं ख़राब नहीं है, बट थोड़ा एक दिन पुराना है। तुमने ठीक है क्या 10 रुपये तो बच रहा है मेरा, क्योंकि अभी मेरा इनकम कम है, तुम पैसा बचाने का सोचेंगे। लेकिन नेसेसरी गुड्स में इनकम बढ़े या गिरे, इनकम बढ़े या गिरे, डिमांड में नो चेंज। दवाई, नमक कम कमाओ या ज़्यादा कमाओ, लेना ही पड़ेगा। ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा नहीं खाने लग जाओगे दवाई। ऐसा थोड़ी नहीं कि हम ज़्यादा कमा रहे हैं तो चलो 10 नींद का गोली खा लेते, बहुत कमाई है मेरे पास। और ऐसा भी नहीं कि कम कमा रहे तो नमक खाना बंद कर दो, दवाई खाना बंद कर दो। तो पॉइंट इज, इनके गुड्स में डिमांड अप डाउन नहीं होती। अगला पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर तुम्हारा टेस्ट बढ़े तो डिमांड भी बढ़ेगा, अगर तुम्हारा उस चीज़ के लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम हो जाए तो डिमांड गिर जाएगा। एक चीज़ गौर कर रहे हो, कुछ फैक्टर्स में तुमको दिख रहा होगा रिलेशनशिप पॉजिटिव है, और कुछ फैक्टर में दिख रहा होगा रिलेशनशिप नेगेटिव है। यही कहानी, ठीक है। पॉपुलेशन, सब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। अरे लोग ज़्यादा होंगे तो खरीदेंगे भी तो ज़्यादा, और पॉपुलेशन घटेगा डिमांड गिर जाएगा। एरिया में लोग ही कम रहते हैं तो प्रोडक्ट भी कम ही बिकेगा। क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट तुम्हारा भी हॉट है तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। और क्लाइमेट अगर हॉट नहीं है, कोल्ड है, तो कोल्ड ड्रिंक का डिमांड गिर जाएगा। मतलब फेवरेबल क्लाइमेट है तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, और अनफेवरेबल क्लाइमेट है तो डिमांड गिरेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, क्लाइमेट का एक फैक्टर ये लोग छोड़ा, हम लिख दे रहे हैं फ्यूचर प्राइस।
अगर तुमको लग रहा है फ्यूचर में इस प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो डिमांड आज ही बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम लोग लग रहा है बाद में महंगा होगा, आज ही लेके रख दो, है ना। तुम कोई चीज़ अगला महीना लेने वाले थे, लेकिन तुमको कोई बोला अरे अगला महीने चीज़ का दाम बढ़ जाएगा, तुम लोग ठीक है भाई अभी ले लेते हैं, तो अभी डिमांड बढ़ जाएगा अचानक से। और यही है कि तुम लेने जा रहे थे मोबाइल, तुमको कोई बोला अभी मत लो, अगले महीने डिस्काउंट आएगा बहुत बड़ा, तुमको लग रहा है अच्छा बाद में तो सस्ता होगा, तो अभी डिमांड गिरा देंगे, बाद में ले लेंगे, ठीक है। ये 8 फैक्टर को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड का फैक्टर। आपने ना डिमांड का जो टाइप हम बोला था ना, जो हम पढ़ाया नहीं अब तक, उसमें 2 टाइप का पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं अकेले इंडिविजुअल कस्टमर का डिमांड, और एक पढ़ते हैं मार्केट का डिमांड, मतलब ओवरऑल एक बाजार में सब लोगों का मिला के डिमांड। तो इंडिविजुअल के ये सब फैक्टर्स थे, ठीक है। नहीं, पॉपुलेशन इंडिविजुअल का फैक्टर नहीं था, वो मार्केट का फैक्टर था, है ना। पॉपुलेशन एक आदमी का नहीं हो सकता ना बेटा, पॉपुलेशन मतलब सम पीपल्स, तो पॉपुलेशन मार्केट डिमांड था, बाकी सब फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड था, ठीक है। मार्केट का एक और फैक्टर बताते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक एरिया में सब लोग ठीक ठाक पैसे वाले हैं तो डिमांड हाई होगा, लेकिन एक एरिया में कुछ लोग बहुत अमीर है, मैक्सिमम लोग गरीब हैं, तो फिर डिमांड कम होगा वहाँ। ये बात पढ़े हम लोग फैक्टर्स में। अब आ जाओ डिमांड फंक्शन किसको बोलते हैं। डिमांड फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड अदर, यहाँ पे प्राइस नहीं बोला था, रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स एंड क्वांटिटी डिमांड। सर समझाइए, जब ऐसे लिखते हैं डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेट, फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं फ्यूचर प्राइस। सब फैक्टर जैसे जैसे रिएक्ट करेंगे तुम्हारा डिमांड भी तो उसी के हिसाब से रिएक्ट करेगा ना। यही बात बताता है डिमांड फंक्शन। दुनिया का कोई भी फंक्शन यही बताता है कि जो इधर वाला पॉइंट लिख रहे हो तुम, उसके इधर वाले पॉइंट्स के कारण उस पर क्या इम्पैक्ट हो, ठीक है। तो डिमांड फंक्शन क्या होगा कि सर डिमांड कैसे बिहेव करेगा अपने सब फैक्टर के अकॉर्डिंग। अब हम तुमको पहले बोला था मार्केट 2 टाइप का, डिमांड 2 टाइप का होता है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब अकेले कस्टमर का डिमांड, मार्केट मतलब उस मार्केट में जितने लोग हैं सबका मिला के डिमांड। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड को। अगर हम तुमको इंडिविजुअल डिमांड टेबल से समझाएं और डायग्राम से समझाएं तो हम क्या समझाएंगे, टेबल में ऐसे समझाएंगे प्राइस जब 5 रुपये है, प्राइस अगर 4 रुपये हो जाए, प्राइस अगर 3 रुपये हो जाए, तो एक अकेला मिस्टर एक्स जो है उसका 5 रुपये जब दाम था वो 20 पीस लेता था, 4 रुपये जब दाम हुआ तो 30 लेने लग गया, 3 रुपये दाम हुआ तो 50 लेने लग गया, ठीक है ना। तो उसका डायग्राम भी कुछ ऐसा बनेगा, ये ना, है ना। लेकिन यही जब तुम मार्केट का डिमांड का बात करते हो तो एक मिस्टर एक्स होगा, मान लेते एक मिस्टर वाई भी होगा, तो मिस्टर वाई भी मान लो 25, 40 और 60 पीस लेता है, तो मार्केट डिमांड कितना हो गया ओवरऑल 45, 70 और 110, तो ये हो गया मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड जब एक अकेले को समझाए, अकेला मिस्टर एक्स अकेला मिस्टर वाई जब समझा रहे तो इंडिविजुअल डिमांड, और जब दोनों को जोड़ के पूरा समझा रहा तो ये हो गया मार्केट डिमांड, ठीक बात। एक बात कल सीखने लायक था, इंडिविजुअल डिमांड का कर्व कुछ ऐसा है, मार्केट डिमांड का कर्व थोड़ा ऐसा हो। इंडिविजुअल डिमांड का जो कर्व होता है ना वो स्टीपर होता है, स्टीपर। अकेले का डिमांड बहुत तेजी से गिरता है या बढ़ता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो डिमांड है ना वो फ्लैटर होता है, मतलब उसके गिरने का स्पीड कम होता है थोड़ा, ठीक है। यही बात हमको समझाना था। अब ये बात को समझाने का बोला था ना 2 तरीका होता है टाइप्स ऑफ डिमांड को समझाने का। तो टाइप्स ऑफ डिमांड में हम तुमको अब तक क्या पढ़ाया है कि सर अकेले आदमी का डिमांड जोड़ लो, इंडिविजुअल डिमांड, बाजार में जितने लोग सबका जोड़ लो, मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का डायग्राम क्या होता है वो ध्यान रखना, स्टीपर, जबकि मार्केट का डिमांड फ्लैटर। ये वर्ड याद रखना, तुम्हारे एमसीक्यू में बहुत काम आने वाला है। इन्हीं का नोट बनाना है तुमको और कुछ नहीं।
अब आता है डिमांड को समझाने का दो तरीका होता है, डिमांड शेड्यूल और डिमांड ग्राफ या डायग्राम। बेटा ये जो हम टेबल से समझाए इसी को शेड्यूल बोलते हैं, और ये जो डायग्राम से समझाए इसी को ग्राफिकल बोलते हैं। ठीक है ना? तो सर अगर तुमको कोई बोलता है डिफाइन डिमांड शेड्यूल तो क्या लिखते हैं? सर ये एमसीक्यू में नहीं पूछ सकता, ठीक है नहीं पूछेगा, बट फिर भी हम हमको सिखाने का एक यहाँ पे पॉइंट है। मेरा पॉइंट ये है कि हाँ बोलो, क्या बोलोगे? एक अकेले इंसान का नहीं नहीं नहीं, हम इंडिविजुअल वर्ड पे अब जा ही नहीं रहे। हम बोला डिमांड शेड्यूल किसको बोलते हैं, ये डिफाइन करके दिखाओ। सर बोल सकते हो टेबल बना के जो दिखाते हैं वो ऐसे बोल सकते हो, लेकिन इसको लिखोगे कैसे? बोलोगे इट इज ए टेबुलर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। टेबल में जब किसी रिलेशनशिप को समझाएं, किनके रिलेशन को? बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड एंड वेरियस प्राइसेस। देखो बहुत सारा अलग अलग प्राइस पे बात कर रहे हैं ना, एंड वेरियस प्राइसेस। कितना क्वांटिटी डिमांडेड होगा, अलग अलग प्राइस। इस रिश्ते को समझाना टेबल के फॉर्मेट में, इसी को बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। और यही डेफिनेशन डिट्टो लिख देना, बट टेबल वर्ड करके ग्राफिकल लिख देना या डायग्रामेटिकल लिख देना। बोलेगा व्हाट डू मीन डिमांड कर्व, अगर ये पूछ लेता। हाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड वेरियस प्राइसेस, है ना? तो देखो ये बात समझाया। जब इंडिविजुअल डिमांड समझाया, मार्केट डिमांड दो टाइप का बोला, इंडिविजुअल डिमांड ये रहा और ये रहा इंडिविजुअल डिमांड का डायग्राम। वैसे मार्केट डिमांड जब समझाया तो देखो ये ABC 3 को ले लिया, तीनों को जोड़ लिया तो मार्केट डिमांड बन गया। और डायग्राम भी देखो अकेले का, लेकिन देखो मार्केट का डायग्राम कैसा बना है। मतलब ये बताना चाह रहा था कि तीनों को जोड़ के मार्केट डिमांड बन गया। बात क्लियर? अब एक एग्जाम में और एक क्वेश्चन आता है जो मेरे वो हेडिंग्स में हम नहीं बोला था। डिमांड कर्व गिरता क्यों, डिमांड कर्व फॉलिंग क्यों? एक सिंपल रीजन तो एक ही है, और उस सिंपल रीजन को लोग 4-5 बात बोल के समझाया। कोई भी कर्व दुनिया में डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होगा? जब जो दो वेरिएबल्स का बात हो रहा है ना, यहाँ प्राइस और क्वांटिटी, इनका रिलेशनशिप जब नेगेटिव, मतलब एक बढ़े दूसरा गिरे, एक गिरे दूसरा बढ़े, ऐसा रिश्ता हो। जो तुम्हारे पीपीसी कर्व में भी तो था, पीपीसी कर्व में डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों था? क्योंकि अगर तुम एक गुड्स को बढ़ाओगे तो दूसरा गुड्स घटाना पड़ेगा। तुम्हारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे, तुम अगर ज़्यादा पेन बनाओगे तो तुमको कम क्या होते स्केल बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो रिलेशनशिप नेगेटिव जब भी होता है कोई भी दुनिया में, वो कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। इसीलिए सप्लाई कर्व बेटा ऐसे होता है अपवर्ड, क्योंकि सप्लाई कर्व में रिश्ता पॉजिटिव होता है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। लेकिन डिमांड कर्व हो, पीपीसी कर्व हो, ये ऑलवेज नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इनका रिश्ता नेगेटिव। ठीक बात? अब इसी बात को इफेक्ट करने के लिए लोग 4-5 बात लिखा कि डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एक फैक्टर है। ना तो बेटा तो वही तो हुआ, तुम ज्यादा कंज्यूम करोगे तो तुमको कम मजा आएगा ना बहुत। तो इसलिए भी कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अगर एक गुड्स का आदमी खाते खाते बोर होता है तो वो दूसरे में मूव करता ही। तुम्हारा इनकम बढ़े, तुम्हारा नया नया बायर ऐड हो जाए, ओल्डर बायर छोड़ के चला जाए, ये सब बहुत सारे रीजन है जिसके कारण कर्व। लेकिन ये सबका मेन पॉइंट एक ही है, तुम एक ही बात याद रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि रिश्ता नेगेटिव है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। ठीक है? अब आया लॉ ऑफ डिमांड। तुम्हारा बुक थोड़ा पागल है, पहले लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन लिख रहा, लॉ ऑफ डिमांड तो लिखा ही नहीं। तो लॉ ऑफ डिमांड बड़ा सिंपल बात बोलता है, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर अगर कांस्टेंट रहे, प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी डिमांडेड, ये मेरा वर्ड याद रखना, इसको हम काम लगाएगा आगे। क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल, और अगर प्राइस गिरे तो क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज। यही बात तुमको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाए। तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़े प्राइस गिरने पे और गिरे प्राइस बढ़ने पर, बस बाकी फैक्टर कांस्टेंट रहे, मतलब सिर्फ प्राइस अप डाउन,
बाकी जो इनकम, सब्स्टिट्यूशन गुड्स का दाम, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का दाम, फ्यूचर प्राइस, एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन, क्लाइमेट, सब कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो लाइन लिखा है ना बेटा, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, इसी को स्टाइलिश लैंग्वेज में बोलते हैं सिट्रस पैराबेस। ये वर्ड याद रखना, सिट्रस पैराबेस का मतलब यही होता है, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो लॉ पढ़ लिए, हम क्या बोला था, 3 बातें पढ़ेंगे, लॉ, उसका एजम्पशन और उसका एक्सेप्शन, है ना। हम लॉ और एजम्पशन पढ़ा दिया। सर कहाँ पढ़ाया आप एजम्पशन? बेटा यही तो एजम्पशन है कि बाकी फैक्टर मूव नहीं करे। मतलब यही तुमको बोलना है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर विल नॉट चेंज, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स प्राइस विल नॉट चेंज, पॉपुलेशन विल नॉट चेंज, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विल रिमेन सेम। मतलब नॉट चेंज या रिमेन सेम, प्राइस को छोड़ के बाकी सब फैक्टर के साथ बस ये वर्ड जोड़ते जाए। यही एजम्पशन का लिया लॉ कि बाकी फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। तो लॉ पढ़ लिए, इसके एजम्पशन भी पढ़ लिए, और ये जो लाइन पढ़े यही एजम्पशन है, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। बस बाकी फैक्टर को बोलते जाने। तो तुमको तो एमसीक्यू लिखना है, तुमको तो वैसे कुछ नहीं करना। बोलता अगर राइट डाउन करना तो तुम ये लिख के प्राइस को छोड़ के बाकी सब फैक्टर नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज लिखते जाते। ठीक है, और इस कहानी को क्या बोलते हैं, सिट्रस पैराबेस। अब तक 3 अच्छा वर्ड याद किए, स्टीपर, फ्लैटर, सिट्रस पैराबेस। स्टीपर जब डायग्राम बहुत तेजी से गिरता हो, कर्व बहुत तेजी से गिरे या बढ़े, उसको स्टीपर बोलते हैं। कर्व जब गिरने का स्पीड उसका स्लो हो रहा है, उसको फ्लैटर बोलते हैं। और अभी एक चीज पड़ेगी, अदर फैक्टर कांस्टेंट को सिट्रस पैराबेस बोलते हैं। क्योंकि एमसीक्यू पेपर है बेटा, ये सब वर्ड से ही खेलेगा। एक बात और है, ये जो डायग्राम बनता है ना डिमांड कर्व का, नॉर्मल जिसको तुम बोलते हो, ये डायग्राम डिमांड कर्व का, इसको एक और भी नाम से बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन बोला? कौन बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला नहीं पता, बट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ तो बोला। ठीक है, तो ये नाम याद रखने पड़ेंगे बेटा। यही तुमको अपने रनिंग नोट्स में बनाना है, क्योंकि तुमको पूरा पूरा लैंग्वेज क्यों चाहिए, तुमको तो वहां लिख के थोड़ी ना आना है। अब आ जाओ डिमांड कर्व का एक्सेप्शन पे। तो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है, पहला बोला गिवन गुड्स। सर नेसेसरी गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। ठीक है ना। तो ये बात कौन बोला? सर रॉबर्ट गिफिन बोला, ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थी। ठीक है, वो ये देखा, वो एक जगह गया जहां पे ये देखा कि लोगों का 2 इंपॉर्टेंट खाना है वहां पे, ब्रेड एंड एक एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रेड एंड मीट। एक आदमी का 2 खाना है। वो ये देखा कि जब ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा है तो हिसाब से तो ब्रेड का डिमांड गिर जाना चाहिए था, लेकिन वहां उल्टा मीट का डिमांड गिर गया और ब्रेड का डिमांड और बढ़ गया। सर ऐसे कैसे होगा? क्योंकि वो ये देखा कि ब्रेड ऑलरेडी बहुत नेसेसरी आइटम है, अब वो महंगा हो गया, लोगों को वो तो खाना ही पड़ेगा। तो लोगों के पास उतना पैसा ही नहीं बच रहा था कि लोग मीट ले सके। तो जो थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा बच रहा था, जितना में मीट आएगा नहीं, उतना रुपए में वो लोग फिर ब्रेड ही ले रहा था, क्योंकि भूख तो मिटाना पड़ेगा। पहले ब्रेड और मीट दोनों खा के भूख मिट जाता था, लेकिन जब देखा कि ब्रेड इतना ही महंगा हो गया कि मीट खरीदने के लिए पैसा ही नहीं बचता, या बचता तो बहुत कम, जितने में मीट आएगा नहीं, तो वो बचा हुआ पैसा से भी और ब्रेड ही ले रहा था, क्योंकि भूख तो शांत करना पड़ेगा। तो वो लॉ ऑफ डिमांड बीट हो जा रहा है कि ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा है, फिर भी ब्रेड का डिमांड बढ़ गया। सर स्पेकुलेशन मार्केट में, ये गोल्ड मार्केट, शेयर मार्केट, इनमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता सर, क्योंकि शेयर या गोल्ड का जब प्राइस बढ़ता है तो लोगों को लगता है और ऊपर जाएगा, ले लो, और जब प्राइस गिरता है लोगों को लगता है और गिरेगा, अभी मत लो। तो गिरने पे डिमांड बढ़ नहीं रहा, उल्टा और लोग रुक जा रहे हैं, और बढ़ने पे डिमांड रुक नहीं रहा, उल्टा और बढ़ जा रहा है ना। कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, कुछ लोग स्टेटस या प्रेस्टीज के लिए भी महंगा सामान खरीदते हैं। लोगों को लगता है एक्सपेंसिव लेंगे तो समाज में इज्जत बढ़ेगी, ओ इसके पास तो बहुत पैसे है ना। तो वो सब लोग लॉ ऑफ डिमांड के पॉइंट से काम ही नहीं करते, मतलब जब चीजें महंगी होती तो और लेते हैं।
ठीक है भाई, शेयर में आगे वाला बात हम ऊपर बोल दिया था। बैंड वैगन इफेक्ट, बहुत बार टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस काम करता है। तुमको वो चीज इतना ही पसंद है कि कितना ही महंगा हो बट तुम लेगा, ठीक है। वेवलेन इफेक्ट का मतलब होता है कई लोगों को प्राइस के बारे में कभी कभी आइडिया नहीं होता। हम ऐसा लोगों को देखा है बेटा कि गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं और दुकानदार को ऑर्डर करते, भैया 10 पैकेट ये पैक कर दो, 5 पैकेट वो दे दो, 2 पैकेट वो दे दो, कितना हुआ टोटल इतना, ये लो पैसा पकड़ा और निकल गए। उनको पता ही नहीं है उस प्रोडक्ट का इंडिविजुअली प्रोडक्ट का दाम क्या है। तब अगली बार दाम बढ़े या घटे उनके लिए डिमांड घट बढ़ नहीं सकता, वो लोग लेगा उतना लेगा ही लेगा, ठीक बात। तो ये था लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन। अब आया टाइप्स ऑफ डिमांड। 3 टाइप का डिमांड हो जाता है, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड। प्राइस डिमांड मतलब यही बोलना चाहता है प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो या प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़े, ठीक बात। इनकम इफेक्ट तो अभी बढ़े, इनकम के बढ़ने पे डिमांड बढ़े या इनकम के घटने पे डिमांड घटे। और क्रॉस हो जाए रिलेटेड गुड्स यानी सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर प्राइस बढ़ता है तो तुम्हारे गुड्स का डिमांड बढ़ता है बेटा। सब्स्टिट्यूट महंगा होगा तो वो लोग भी तुम्हारे ही सामान लेने लग जाएंगे। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का दाम बढ़े तो तुम्हारे गुड्स का डिमांड गिरता है। पेट्रोल महंगा होगा तो कार का डिमांड गिरेगा ही गिरेगा, यही बात बोलना। तो प्राइस इफेक्ट हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, इनकम इफेक्ट भी हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, और ये पढ़ाया था ना इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, वो पढ़ा चुका था। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड में ये देखो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस मतलब अदर, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड में तुम क्या बोले थे, रिश्ता नेगेटिव है ना, लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिश्ता पॉजिटिव है। तो देखो कर्व ऊपर की तरफ बन, ठीक बात। वैसे ही तुम बोले तो नॉर्मल गुड्स में क्या हो रहा है, इनकम बढ़े तो डिमांड बढ़ता है, तो देखो डायग्राम ऊपर की तरफ है, लेकिन क्योंकि रिलेशनशिप पॉजिटिव है। और इंफीरियर गुड्स में सर इनकम बढ़े तो डिमांड गिर जाता है। जब मेरा कमाई ज़्यादा होगा बेटा तो हम खराब कम क्वालिटी वाला सामान क्यों लेंगे, लेकिन जब मेरा इनकम कम होगा तो कम क्वालिटी सामान ज़्यादा लेंगे, तो रिश्ता नेगेटिव हो रहा है, यानी डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग। रिश्ता पॉजिटिव हो रहा है, डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। डिमांड का आखिरी टॉपिक चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसीलिए ये वर्ड हम यूज किया था। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देखो दोनों का मीनिंग एक ही लगता है, डिमांड बदला है ना, लेकिन नहीं बेटा, क्वांटिटी डिमांडेड जब भी वर्ड यूज होता है वो प्राइस के कारण डिमांड में चेंज के कारण होता है, लेकिन जब चेंज इन डिमांड बोलते हैं तो अदर फैक्टर के कारण, ठीक है। मेरा बात दोबारा सुनना, जब क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज करेगा मतलब वो चेंज किसके कारण बोल रहा है, प्राइस के कारण, और इसी को मूवमेंट भी बोलते हैं। जैसे देखो ये रहा डायग्राम, ये मेरा पहले 5 पीस हम लेता था, जब 5 रुपये दाम था तब 10 पीस लेता था, ठीक है। अब जब दाम 6 रुपया हुआ तो हम 8 लेने लगा, तो डिमांड कर्व इस तरफ मूव कर गया ना, देखो कर्व इधर चला गया, कर्व वही है, कर्व शिफ्ट नहीं हुआ, कर्व वही है, लेकिन बस मूव कर गया ऊपर की तरफ। और वही अगर डिमांड 4 रुपया हो जाए तो मेरा 12 रुपया हो जाएगा, 12 यूनिट लेने लगेगा, तो डिमांड इस तरफ मूव कर गया, है ना। ये पॉइंट यहाँ आ गया, यहाँ से क्लियर है। तो जब मूवमेंट, जब प्राइस गिरने के कारण डिमांड बढ़े उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, या और अगर प्राइस कम हो, प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड कम हो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना। तो प्राइस कम होने के कारण डिमांड बढ़े मतलब डिमांड एक्सटेंड हुआ है, और प्राइस गिरने के कारण, प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड घटे, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन जब अदर फैक्टर होता है, प्राइस बेटा अभी भी 5 रुपये ही है जब हम 10 पीस ले रहे हैं, ठीक है। प्राइस अभी भी 5 रुपया है बेटा, ये डिमांड करता मेरा, प्राइस अभी भी 5 रुपया है, लेकिन मेरा डिमांड बढ़ गया क्योंकि मेरा इनकम बढ़ चुका, या मेरा डिमांड घट गया क्योंकि मेरा इनकम घट चुका। यानी अदर फैक्टर के कारण जब डिमांड चेंज होता है इसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड। आई रिपीट, अदर फैक्टर के कारण, प्राइस को छोड़ के जब मेरा डिमांड चेंज होता है इसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड।
लेकिन जब प्राइस के कारण डिमांड बदलता है उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट इन डिमांड। तो बढ़ने को बोलते हैं, इस प्राइस के कारण जब बढ़े तो बोलते हैं एक्सटेंशन, घटे तो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन जब अदर फैक्टर के कारण बढ़े तो बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड और घटे तो बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो ये इंक्रीज एंड डिक्रीज है शिफ्ट और ये एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है मूवमेंट। ठीक है, बस इतना ही काम का बात है। ये देखो शिफ्ट ये हो रहा था, पॉइंट नंबर ई था, वहां से E1 बन गया, या E2 बन गया, है ना। प्राइस जब P था डिमांडेड M था, प्राइस जब P1 हुआ डिमांडेड M2 हो गया, या प्राइस जब P2 हुआ तो डिमांडेड M1 हो गया। ठीक है, ये हो गया। खाली लेकर नया कर्व नहीं बनाना, वही कर्व है जिसके ऊपर नीचे हो रहे। इसी को बोलते हैं मूवमेंट या एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। बढ़ने को एक्सटेंशन, घटने को सिकुड़ने को कॉन्ट्रैक्शन। और जब ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, तुम्हारा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जा रहा है ना, इसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड या चेंज इन डिमांड या इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो तीन नाम है इसका, शिफ्ट, चेंज इन डिमांड और इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, और इसका क्या है, तीन नाम है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसके अलावा सर मूवमेंट, और इस मूवमेंट में बढ़ने को बोलते हैं एक्सटेंशन और घटने को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मेनली तुमको यह नामकरण याद रखना, बाकी ठीक। अगला टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, खाली हमको इलास्टिसिटी का मतलब चाहिए। से इलास्टिसिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। देखो अब तक अपने पूरा डिमांड जो पढ़े हैं उसमें एक ही तो टर्म का बात बार बार बोले थे, डिमांड बढ़ेगा गिरेगा, बढ़ेगा गिरेगा। ये बोलता है कितना कितना बढ़ेगा प्राइस के कंपैरिजन में, या इनकम के कंपैरिजन में, या सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस के कंपैरिजन में, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस के कंपैरिजन में। कितना बढ़ेगा या कितना गिरेगा, ये तो तुमको पता ही है बेटा। प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी गिर जाते हैं, लेकिन कितना। प्राइस अगर मेरा 5% बढ़ा तो क्वांटिटी गिरेगा वो तो पता है, लेकिन क्वांटिटी क्या 2% गिरेगा, तो क्वांटिटी 10% गिरेगा, मतलब 5 से ज्यादा गिरेगा कि 5 से कम गिरेगा कि क्या होगा। यही बात बोलता है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी के लिए एक वर्ड एक ही है, केवल डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। तो जब तुम प्राइस इलास्टिसिटी बोलता है तो क्या बोलेगा, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसको और थोड़ा स्टाइलिश बोल दिया, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ये प्रोपोर्शनेट वर्ड याद कर लो। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है रेशियो। ठीक है, कैलकुलेट कैसे होगा सर, तो फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू प्राइस बाय चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला। तीन बात बोला, देखो मैंने लैंग्वेज में फॉर्मूला बोला, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। इसी को समझाया कैसे, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड कैलकुलेट कैसे होगा सर, चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। वैसे प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस जो बोला वो कैलकुलेट कैसे होगा सर, चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस। तो अब जब बेटा जी ये ऐसे नीचे आ रहा था, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस बाय प्राइस, अब इसको अगर ऊपर लेके जाएं तो चेंज इन क्वांटिटी तो वही रह गया, क्वांटिटी तो वही रह गया, लेकिन ये प्राइस ऊपर आ गया, चेंज इन प्राइस नीचे आ गया। ठीक है ना, तो तुम एक तो ये फॉर्मूला और एक ये दो फॉर्मूला याद रखो। एक तो ये वाला फॉर्मूला चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी, और एक फॉर्मूला है देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर आप ऐसा क्यों बोले याद रखने के लिए, बेटा ये क्या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालने का तरीका वही है, चेंज इन क्वांटिटी बाय क्वांटिटी इनटू 100।
और परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने का तरीका वही है, चेंज इन प्राइस बाई प्राइस इंटू 100। 100 कट जा रहा है तो देखो सर वही फॉर्मूला तो बन गया। बट बेटा कई बार आपको ना दो तरीके से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं क्वेश्चन। देखो कुछ ऐसे, हमको बोला मेरा पुराना क्वांटिटी 10 का जब मेरा प्राइस 5 रुपया था, अब मेरा न्यू क्वांटिटी यानी क्वांटिटी 1 8 हो गया जब मेरा प्राइस 7 रुपये हो गया। तो प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी गिरा। तो अगर ऐसा जानकारी देता है ना जब, तो मेरा ये फॉर्मूला काम आएगा, चेंज इन क्वांटिटी बाई क्वांटिटी इनटू प्राइस बाई चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला काम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो क्वांटिटी कितना बदला 2, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था 10, प्राइस ओरिजिनल कितना था 7 और प्राइस में चेंज कितना आया 2, तो ये 2 कट जाएगा 7/10 यानी 0.7। तो सॉल्व हो गया। और यही बेटा अगर तुमको बोल देता है कि मेरा परसेंटेज चेंज हुआ है क्वांटिटी का 20 और परसेंटेज चेंज हुआ है प्राइस का 10, तब तो सीधा 20/10 ही सॉल्व कर दोगे ना। तो जब परसेंटेज में गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ऊपर वाला, और अगर फिगर्स में गिवन हो तो ये लग जाएगा। बात क्लियर? अब बेटा जी अभी तुम एक चीज गौर किए, 0.7 आंसर है। कई बार हो सकता था 1.7 आंसर आ सकता था, 0.7 तो आया ही है जैसे अभी आया। कई बार ऐसा भी हो सकता था 0 आंसर आ सकता था, कई बार आंसर 1 आ सकता था, और कई बार ऐसा होता था आंसर ही नहीं आ रहा, मेरा कैलकुलेटर एरर दिखा रहा। ये 5 टाइप का ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। तो जब 0 आंसर आए उसको बोलते हैं बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब ये हिल ही नहीं रहा, परफेक्टली इन इलास्टिक, एकदम भी नहीं हिलेगा, 0। ठीक है, ठीक है। जब इंफिनिटी आंसर है ना, इंफिनिटी मेरे कैलकुलेटर में एरर आ रहा है, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। जब तुम्हारा इक्वल टू 1 आया ना, इक्वल टू 1, उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। और जब तुम्हारा ये 1.7 आ रहा है इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक या मोर इलास्टिक भी बोलते हैं। और जब 1 से कम आया उसको बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक भी बोलते हैं। ये बातें क्लियर है? ये 5 नाम याद रखना, बहुत काम आएगा। और ये इलास्टिसिटी 1 का डेफिनेशन कौन दिया था? मार्शल। ठीक है। तो सर सबसे पहले क्या बोला? परफेक्टली इलास्टिक मतलब टू द पावर इंफिनिटी वाला। तो यानी सर उसका डायग्राम ऐसा बनेगा। देखो प्राइस का लाइन बन रहा है लेकिन डिमांड का कोई कर भी नहीं, मतलब डिमांड कैलकुलेट ही नहीं हो सकता। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब ये रहा सर, परफेक्टली मतलब इक्वल टू 0। तो देखिए सर प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड वही का वही। ठीक है ना? ये कब होगा सर? ये नेसेसरी गुड्स में होगा। सर लग्जरी गुड्स में क्या होगा? रिलेटिवली इलास्टिक। देखो प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, डिमांड में बहुत चेंज आया, है ना? इसको बोलते हैं मतलब 1 से ज्यादा, 1.7 या जो भी 1 से ऊपर। रिलेटिवली इन इलास्टिक मतलब लेस देन 1। ये होगी। देखो यहाँ पे प्राइस का गैप ज़्यादा है, डिमांड का गैप कम, मतलब प्राइस में ज़्यादा चेंज आया, डिमांड में कम। और लास्ट है यूनिटरी इलास्टिक मतलब इक्वल चेंज। ठीक बात? बेटा ये तुम प्राइस इलास्टिसिटी पढ़े, सेम बात तुम इनकम इलास्टिसिटी में पढ़ो, बस नीचे क्या आ जाएगा? प्राइस की जगह इनकम। ऊपर तो वही है, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस, इनकम हो जाएगा इनकम। ठीक है, वहाँ भी वही 5 होगा सर। प्राइस इनकम इलास्टिसिटी इन परफेक्टली इलास्टिक मतलब इन्फिनिटी, परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब 0, रिलेटिवली इलास्टिक मतलब लेस देन 1, रिलेटिवली इन इलास्टिक मतलब ग्रेटर देन 1, यूनिटरी इलास्टिक मतलब इक्वल टू 1। सेम ही है बस, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम। क्रॉस इलास्टिसिटी में बेटा सब कुछ सेम है, बस ऊपर हो जाएगा प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स एक्स डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, अदर गुड्स का प्राइस ना, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री, बस। ठीक है? ये कहानी इसका सम है। हाँ, इसका सम साथ है। इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए 4 मेथड है। परसेंटेज मेथड जो अभी सीख चुके तुम ऊपर,
एक आएगा टोटल आउटले यानी एक्सपेंडिचर मेथड, आउटले एक्सपेंडिचर को बोलते हैं। सर यहाँ बहुत सिंपल है, मान लो हम ये प्राइस और ये क्वांटिटी दिया, हम बोला 5 रुपये जब दाम है तब तुम 12 पीस लेते थे, 6 रुपये जब दाम हुआ तुम 10 पीस लेने लगे। यहाँ पे क्या करोगे ना, टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लोगे। जब दाम 5 रुपये कितना रुपया खर्चा हो रहा है, 60 रुपया, और जब 6 रुपये दाम है तब भी 60 रुपये खर्चा हो गए। इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। एक्सपेंडिचर उतना ही रहा, भले दाम बढ़ा, लेकिन यही हम बोलता है जब प्राइस 5 रुपया था तुम 12 पीस ले रहे थे, ठीक है। जब प्राइस तुम्हारा 6 रुपया हुआ तुम 8 पीस लेने लगे, तो देख लो तुम्हारा यहाँ पे 60 रुपया आ रहा है जबकि यहाँ 48। ये हो गया लेस इलास्टिक, यानी क्या बोलोगे इसको, लेस इलास्टिक को क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक। वही अगर हम बोलते हैं मेरा प्राइस 5 रुपया था तब हम 12 ले रहे थे, प्राइस 6 रुपया हुआ तो हम 11 लेने लगे। देखो डिमांड तो गिर ही रहे, लेकिन देखो 60 और ये 66 खर्चा बढ़ गया, तो ये हो जाएगा मोर इलास्टिक। इसमें 3 ही चीज बोलते हैं, ठीक है। तो देखो परसेंटेज मेथड का वही फॉर्मूला लिखा, एक्सपेंडिचर मेथड में देखो ये तो किया, प्राइस क्वांटिटी लिख के टोटल एक्सपेंडिचर निकाल के बता दिया क्या होता है। पॉइंट मेथड का एक ही फॉर्मूला है, लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट। देखो ये ऐसे होता है, ये मेरा एक कर्व है, यहाँ एक पॉइंट 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 है। पॉइंट इलास्टिसिटी को बोलते हैं हर एक पॉइंट पे मेरा इलास्टिसिटी कितना है वो कैलकुलेट करने को पॉइंट इलास्टिसिटी बोलते हैं। मान लो एक बार इसको हम नाम दे रहे हैं ABCDE। अब देखो मेरा फॉर्मूला क्या है, लोअर बाई अपर। तो देखो पॉइंट नंबर ए पे लोअर क्या है सर, AE, अपर क्या है, कुछ नहीं है, 0। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो उसको इन्फिनिटी बोलते हैं, यानी पॉइंट ए पे ऑलवेज इन्फिनिटी, ठीक है। पॉइंट नंबर बी पे कैलकुलेट करो सर, BE बाई AB, लोअर बाई अपर, लोअर हो गया BE ऊपर। तो देखो AB छोटा है और BE बड़ा है, AB छोटा है, BE बड़ा है, मतलब ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा, है ना। B इज लार्जर और AB स्मॉलर है। गैप देखो ना, B छोटा सा है, AB छोटा सा है, लेकिन देखो B कितना बड़ा है। पॉइंट नंबर C पे कैलकुलेट करोगे तो क्या बोलोगे, CE बाई CA इक्वल आएगा 1। ऐसे पॉइंट नंबर D पे कैलकुलेट करोगे तो DE बाई DA, DE छोटा सा है जबकि DA बड़ा है, छोटे को बड़े से डिवाइड करोगे ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। और लास्ट बोला है पॉइंट नंबर E पे, तो E नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 बाई E है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 आएगा। तो पॉइंट नंबर ए पे इन्फिनिटी है, पॉइंट नंबर बी पे ग्रेटर देन 1, पॉइंट नंबर सी पे इक्वल टू 1, पॉइंट नंबर डी पे लेस देन 1, ठीक है। और पॉइंट नंबर ई पे इक्वल टू 0। तो वही जो 5 बात निकाला था यहाँ निकाले, बस ये फॉर्मूला यूज कर दिया। देखो यही बार बार किया। आर्क मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, आखिरी मेथड, चेंज इन डिमांड बाय फर्स्ट डिमांड प्लस सेकंड डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस बाय फर्स्ट प्राइस प्लस सेकंड प्राइस, इसी को बोलते हैं आर्क मेथड। जैसे ये पॉइंट मेथड में ये पॉइंट पे डिमांड निकाल रहे थे ना, आर्क मेथड को बोलते हैं बेटा ये जो कर्व होता है ना, कर्व ही जब हो यहाँ से यहाँ तक का कर्व में कितना मूवमेंट आ रहा है, ठीक है, कर्व में। जैसे छोड़िए इस बात को, फॉर्मूला पे आ जाइए, चेंज इन डिमांड बाय दोनों डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस बाय दोनों प्राइस। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, 2 रुपया जब दाम था हम 1000 पीस लेते थे, 1 रुपया दाम हो गया तो 2000 लेने लग गए। ये तो होना ही था, प्राइस गिरा तो डिमांड बढ़ रहा है, देख लीजिए। अब फॉर्मूला में लगा दीजिए, चेंज इन डिमांड कितना हुआ, 1000 पीस डिवाइडेड बाय दोनों डिमांड यानी 3000, है ना। वैसे डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस कितना, 1 रुपया, और ये दोनों मिला के दोनों प्राइस मिला के 3 रुपया, तो 1000 डिवाइडेड बाई 3000, इन डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो तो ये 3/1 हो जाए, ठीक है ना। बस सब काटा पीटी कर, ये कटेगा, ये कितना आ जाएगा 1000, ये भी कटेगा तो 1,
इक्वल टू 1 आंसर था, हाँ यही था, अर्क में था। सर ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहाँ कहाँ काम आता है, ये एग्जाम में पूछता नहीं है, बट फिर भी जान लो। बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में मदद करता है कि डिमांड कितना बदल रहा है। हाँ जो लोग मोनोपोली मार्केट होता है वहाँ काम आता है कि एक प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखे हम। हाँ फैक्टर का यानी रॉ मटेरियल वगैरह का दाम कितना डिसाइड करे, ये हेल्प करता है। इंटरनेशनल ट्रेड में मदद करता है, गवर्नमेंट को उनके कैलकुलेशंस में मदद करता है। और आखिरी क्वेश्चन है कि सर डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, मतलब ज़्यादा मूव करेगा या कम मूव करेगा, हाँ ये बताना है। मोर इलास्टिक होगा कि लेस इलास्टिक, एक एक करके बोलो। नेचर ऑफ द कमोडिटी, अगर सर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो टिकने वाला है, हाँ लॉन्ग टर्म टिकेगा, सॉरी ये नेसेसरी गुड्स है, हाँ तो सर वहाँ पे डिमांड इन इलास्टिक होगा। हाँ क्यों? क्योंकि सर नेसेसरी गुड लेना तो पड़ेगा, भाई दाम बढ़ जाए। हाँ लेकिन अगर ये लग्जरी या कंफर्ट गुड्स होगा, जैसे टीवी डीवीडी प्लेयर, तो सर उनका डिमांड यूनिटरी इलास्टिक होगा, मोर इलास्टिक होगा, इलास्टिक होगा। ठीक है, हाँ वैसे ही बोला अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो वो मोर इलास्टिक होगा, हाँ लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो लेस इलास्टिक लेना मजबूरी होगी। अगर ये वाला पॉइंट बहुत ही काम का है, अगर एक प्रोडक्ट है जिसका वैरायटी ऑफ यूजेज है, बहुत सारा यूज है, हाँ तो उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, मोर इलास्टिक। क्योंकि देखो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, दूध। अब दूध का 10 यूज है, जैसे ही दूध का प्राइस बढ़ेगा ना, तुम तुरंत 4-5 यूज बंद कर दो, हाँ तो उसका इलास्टिसिटी मोर है, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी से डिमांड गिर जाएगा। हाँ लेकिन वही साबुन है, भाई प्राइस बढ़ भी गया तो यूज तो करना पड़ेगा, उसका एक ही यूज है, वो कैसे बंद कर दो? वही, तो मोर यूज वालों में क्या होता है ना, तुम यूज बंद कर सकते। हाँ बोलोगे चाय खाली पीने में काम लो, बच्चा लोग को दूध दो, बाकी मिठाई कुछ मत बनो, हाँ तो डिमांड बहुत तेज गिर जाएगा, मोर इलास्टिक। हाँ लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट का यूज बहुत कम है, ठीक है ना, तो वो लेस इलास्टिक होगा। अगर किसी चीज का पोस्टपोनमेंट पॉसिबल है तो वो मोर इलास्टिक होगा। तुम पोस्टपोन कर दोगे ना, दाम बढ़ जाएगा तो अभी नहीं लेंगे, बाद में ले लेंगे, तो तेजी से डिमांड गिरेगा। लेकिन अगर पोस्टपोनमेंट पॉसिबल नहीं है तो डिमांड स्लो गिरेगा, लेना मजबूरी होगी। टिकने वाला सामान है, ड्यूरेबल गुड्स, तो डिमांड बहुत तेजी से घटेगा, बढ़ेगा, है ना, धीरे-धीरे घटेगा। हाँ सॉरी, धीरे धीरे घटेगा, सॉरी। और अगर नहीं टिकने वाला सामान है उसका तेजी से घटेगा। ठीक है, तो ये था कहानी। यहाँ से फिर अगला पार्ट चालू होगा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये बात अगला चैप्टर आएगा। तो जो चीज तुम डिमांड में पढ़े हो ना बेटा, वही सब बातें सप्लाई में भी पढ़ते, एक ही बात, बस खाली उल्टा पढ़ते हैं कि प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप पॉजिटिव है। हाँ वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।